सेंसरी पिरामिड। आज मैं कोई नई चीज डिस्कस करने नहीं आया हूं आप लोगों के साथ। मैं जो चीज डिस्कस करने आया हूं मैं बार बार अपनी वीडियोस में रिपीट करता जा रहा हूं, बट प्रॉब्लम ये है कि पेरेंट्स बार बार, इनफैक्ट थेरेपिस्ट भी बार बार वही गलती करते आ रहे हैं। ये क्या गलती है, और मैं एक लास्ट ट्राई करूंगा आप लोगों को समझाने का कि आप लोगों से क्या गलती हो रही है थ्रू दिस सेंसरी पिरामिड। तो प्लीज इस वीडियो में बने रहिए पेरेंट्स, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट वीडियो है आप अपने बच्चे को अगर अच्छे से समझना चाहते हैं तो। प्रॉब्लम ये है कि जैसे मैंने वीडियोस डाली हैं, मैंने रिफ्लेक्स के ऊपर डाली है, ब्रेन जिम के ऊपर डाली है, हैंडराइटिंग के ऊपर डाली है, सेंसरी सिस्टम के ऊपर डाली है, शायद कॉन्सेप्ट नहीं समझ पा रहे पेरेंट्स, इनफैक्ट थेरेपिस्ट भी। क्यों मैं इसलिए कह रहा हूँ, बिकॉज अब मैं असेसमेंट करने बैठता हूँ ना, तो पेरेंट्स कहते हैं सर हमने ना आपकी ब्रेन जिम की एक्सरसाइजेस देखी थी, मैं आपसे ब्रेन जिम का प्लान लेने आया हूँ। सर मैंने आपको हैंडराइटिंग की देखी है, मुझे सिर्फ हैंडराइटिंग का प्लान दीजिए। इनफैक्ट ऑनलाइन में भी मैं यही प्रॉब्लम फेस कर रहा हूँ। देखिए आपको ना एक चीज समझनी पड़ेगी, अगर बच्चा आपके कंट्रोल में नहीं है तो यहाँ पे आके आप लंबी लंबी बातें नहीं कर सकते हैं। क्यों? ये फैंसी टर्म्स हमने सुन लिए हैं। रिफ्लेक्स से ऑटिज्म में ये हो जाता है, राइटिंग से कॉग्निटिव लेवल ये लेवल पे पहुंच जाता है, और हमें लगता है कि हम स्ट्रेट अवे अपने बच्चे को वही कराएं। और प्रॉब्लम ये है कि थेरेपिस्ट भी वही गलती करते आ रहे हैं। थेरेपिस्ट अपने आप को दिखाना चाहते हैं कि मुझे बहुत कुछ आता है, मैं बहुत फैंसी टर्म्स यूज करता हूं, मैंने ये सर्टिफिकेशन की, मैंने वो सर्टिफिकेशन की। ठीक है, इट्स फाइन। कोर्सेज करने से प्रॉब्लम नहीं सॉर्ट आउट होगी, कोर्सेज करने से सिर्फ आप एजुकेट हो सकते हो। प्रॉब्लम ये है कि आप बच्चे को समझो पहले, और मेरा ये लास्ट ट्राई है जैसे मैंने आपको बोला था, और मैं आप लोगों को फिर ये एक ट्राई करने जा रहा हूं जहां पे मैं समझाऊंगा कि आप अपने बच्चे को कैसे डेवलप कर सकते हैं थ्रू दिस सेंसरी पिरामिड। सेंसरी पिरामिड के बारे में मैं बताने से पहले मैं जरूर इनका नाम लेना चाहूंगा, जीन आयरिस। खैर इनको अलग अलग नाम से अलग अलग कंट्रीज में बुलाया जाता है, बट मैं स्पेल करूंगा जीन आयरिस। ये पिरामिड जो बेसिकली है ये उन्होंने दिया था, एंड एज एन ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट हम इस पिरामिड के थ्रू ही ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल बनाते हैं, और मैं यही प्रोटोकॉल आज आप लोगों को समझाने आया हूं। सो पेरेंट्स प्लीज ध्यान से चीजों को समझिए। ये पिरामिड देखिए, कोई भी जब पिरामिड बनता है, पिरामिड कैसे बनता है? पिरामिड बनता है जहां पे आप बहुत लंबा सा एक बेस होता है, और अब चढ़ते चढ़ते एक एंड पॉइंट पे पहुंचते हैं। ये एंड पॉइंट आपका टारगेट होता है। एम आई राइट? यही मतलब है सेंसरी पिरामिड का भी। अगर मैं इसके बेस की बात करूं, जो इतना चौड़ा सा बेस बनाया है, वहां पे लिखा हुआ है टेक्टाइल, वेस्टिबुलर, प्रोप्रियोसेप्टिव, ऑडिटरी, विजुअल, स्मेल एंड टेस्ट। अब ये क्या होता है? एनीवेज आप सबको पता है, आप लोग बहुत एजुकेटेड हैं ऑलरेडी ही। ये मेरे बेसिक सेंस हैं। क्या मतलब है इसका? देखिए टच का क्या मतलब, टेक्टाइल का क्या मतलब है? टच। पहले ना आप ये देखिए कि क्या मेरे बच्चे का टच नॉर्मल है, वो डिफेंसिव तो नहीं है, सीकर तो नहीं है। बिकॉज उसके टच सिस्टम को आपको कहीं ना कहीं बेटर करना बहुत ज्यादा जरूरी है। वेस्टिबुलर का मतलब है बैलेंस, कैसा है वो, टिक के खड़ा हो रहा है नहीं हो रहा, वो चलता है तो वो कैसे चल रहा है। और उसके बाद आता है मेरा प्रोप्रियोसेप्टिव सिस्टम, बॉडी अवेयरनेस के ऊपर, उसको पेन का सेंसेशन है, वो कहाँ पे है, उसको पता लग रहा है, वो बम्पी तो नहीं है, वो प्रेशस तो नहीं सीख कर रहा। ये ना मैं बार बार इसलिए कह रहा हूं, जब मैं असेसमेंट करने बैठता हूं ना पेरेंट्स, लेट मी टेल यू, ये बच्चे का सिस्टम पूरा हिला पड़ा हुआ है। भले ही देखिए ये नॉर्मल एज जा रही है ना, नॉर्मल टू 3 इयर्स में ये होना चाहिए, बट हम जानते हैं कि ऑटिज्म में इस एज में ऑब्वियसली नहीं काम होगा, तो कहीं ना कहीं बच्चा अगर 5-6 साल का या 7 साल का भी है, ये सिस्टम हिला पड़ा है। और हम कहते हैं कि हमें रिफ्लेक्स को इंटीग्रेट करना है। आप इमेजिन करिए, ठीक है रिफ्लेक्स की मैंने 2 एक्सरसाइजेस आपको दे दी, आपका बच्चा टिक के नहीं खड़ा, आपका बच्चा टिक के नहीं लेट रहा, तो आप कैसे करा लोगे ये सब चीजें? आप कैसे राइटिंग करवा लोगे? तो कहने का मतलब है कि एज एन थेरेपिस्ट ऑल्सो इस सिस्टम को सेटल करो। आप मतलब मैं और इजी कर देता हूं, उसका टच ठीक करिए, उसका बेसिक बैलेंस ठीक करिए, उसकी बेसिक बॉडी अवेयरनेस को पहले ठीक करिए। हाँ, जब आपको लगे कि आपका बच्चा एक सर्टेन स्टेट में पहुंच गया है जहां पे अब वो कहीं ना कहीं कमांड्स फॉलो, कमांड्स नहीं, एटलीस्ट आई कांटेक्ट दे रहा है, नेम रिस्पॉन्स आ गया है,
टिक के बैठने लग गया है, एनवायरमेंट में चीजें देखने लग गया है, समझने लग गया है, देन आप जा सकते हैं सेकेंड लेवल पे। नाउ यहाँ पे ना मैं स्पेसिफिकली एक चीज मेंशन करना चाहूंगा, वो है आपका ये वर्ड ना मुझे बहुत ज्यादा परेशान करने लग गया आजकल। बिकॉज नाउ इमेजिन करिए, मैं इसलिए कह रहा हूं, मैंने सपोज किसी बच्चे की वीडियो देखी या पेरेंट्स आके कहते हैं सर ये टिकता नहीं है, मुझसे तो काम कराता नहीं है सर, ये एग्रेसिव हो जाता है, अब किस बेस पे मुझसे रिफ्लेक्स का प्लान लेने आ रहे हैं? हैव यू एवर इमेजिन? इसका मतलब है कि आप यहाँ पे हैं। तो अगर आपके बच्चे को 6 महीने लग रहे तो इसी पे ही रहने दो जब तक वो सेटल नहीं होगा। थेरेपिस्ट आप लोगों के लिए भी ये बहुत इंपॉर्टेंट है जानना। एनीवेज, मैं ये इमेजिन कर रहा हूँ कि आपने बहुत वर्क किया, आपका बच्चे का ये बेसिक सिस्टम बिल्कुल सेटल हो गया है, जिसमें इन 3 चीजों का आपको ध्यान रखना है। नाउ सेकेंड लेवल पे जाके, नाउ योर किड इज रेडी फॉर सम बेटर रिफ्लेक्सेस। नाउ आप अपने बच्चे को पोस्चरल एक्सरसाइजेस करवा सकते हैं, अब अपने बच्चे को कोऑर्डिनेशन एक्सरसाइजेज में डाल सकते हैं, अब अपने बच्चे को बैलेंस में डाल सकते हैं। मैं आपको और सिंपल कर देता हूं। कोऑर्डिनेशन का मतलब है कि यहाँ पे कहीं ना कहीं आप ब्रेन जिम, क्रॉस क्रॉल के सिंपल एक्सरसाइजेज स्टार्ट कर सकते हैं। रिफ्लेक्स का मतलब है कि आप बेसिक उनकी नीलिंग, हाफ नीलिंग वाली एक्सरसाइजेज स्टार्ट कर सकते हैं, जहाँ पे वो रिफ्लेक्सेस को इंटीग्रेट करना ट्राई करे। पोस्चर पे वर्क करने का मतलब है कि उसको स्टैटिक स्टैंडिंग पे आप काम करवाइए ताकि उसका पोस्चर स्टेबिलिटी है। ऐसी एक्सरसाइजेस आप स्टार्ट करें। अब इस लेवल पे जब बच्चा रेडी हो चुका है, तब आप जाइए कैचिंग, थ्रोइंग, फाइन मोटर, सीजर कटिंग, आई हैंड कोऑर्डिनेशन, बाकी सब जो आपको करना है, जिस स्टेज में हम कहते हैं परसेप्चुअल मोटर डेवलपमेंटल स्टेज। ठीक है, तो ये स्टेज है मेरी सिंपल सेंसरी स्टेज, सेकेंड थी सेंसरी मोटर डेवलपमेंटल स्टेज, अब ये है परसेप्चुअल मोटर डेवलपमेंट स्टेज। अब यहाँ पे आके आप हैंड राइटिंग को एक गोल बना सकते हैं, फाइन मोटर को, ग्रॉस मोटर को गोल्स बना सकते हैं। तो अगर आपका बच्चा यहाँ पे फंसा है तो बहुत ढेर सारा काम आप इस लेवल पे करिए, स्लोली ग्रेजुअली इस लेवल पे शिफ्ट करेंगे। और जब आपका बच्चा इस लेवल पे आ गया कि अब वो बेसिक कैचिंग, थ्रोइंग करने लग गया है, टारगेट हिटिंग, रैकेट हिटिंग करने लग गया है, हर्डल जंपिंग करने लग गया है, अब जाके आप उसके एडीएल्स पे काम कर सकते हैं और एकेडमिक्स में काम कर सकते हैं। यहाँ पे आप कंफ्यूज मत होना कि मैंने एकेडमिक्स ऊपर लिखा है तो जब तक मेरा बच्चा ये नहीं करेगा तो मैं एकेडमिक स्टार्ट कैसे करूंगी? नहीं, बच्चा विजुअल लर्नर होता है। आपकी स्पेशल एजुकेशन चल रही है, बहुत क्लासेस चल रही है, तो वो ऑलरेडी वहाँ पे सीख रहा है। यहाँ पे एकेडमिक्स का एक्चुअली मतलब ये है कि बच्चा जो है कॉग्निटिवली, पढ़ाई लिखाई को ही हम नहीं कहते हैं, कॉग्निटिवली में थिंकिंग स्किल्स, मेमोरी स्किल्स आते हैं, विजुअल मोटर स्किल्स आते हैं, वो सारे स्किल्स मिलके एक एकेडमिक स्किल्स बनाते हैं। तो एनीवेज, तो एकेडमिक स्किल्स एंड एडीएस जो डेली लिविंग की चीज़ है, तब आप टारगेट कर सकते हैं। पेरेंट्स, बहुत छोटी सी चीज़ है, मैं फिर इसको इतने डिटेल में आप लोगों को बता रहा हूँ, फिर मेरी बात सुनिए, ये बेस है। अगर आपका बच्चा इस लेवल पे भी है, बेस को मत छोड़िए, बेस वाली एक्सरसाइजेस को करते रहिए जब तक आपके थेरेपिस्ट को नहीं लगता कि अब बहुत हो चुका। मैं सही बता रहा हूं, कई बार मैं 2-2 3-3 साल तक बच्चे को बेस में रखता हूं, भले वो हैंड राइटिंग करने लग गया है या कुछ भी करने लग गया है, बिकॉज सेंसरी इश्यूज आपके बच्चे का पीछा नहीं छोड़ेंगे काफी लंबे टाइम तक, या सारी जिंदगी तक रह सकते हैं। तो ऑलवेज बेस, क्योंकि अगेन यहाँ पे क्या होता है, मेरे पास पेरेंट्स आते हैं, सर मैंने आपकी वीडियो देखी, ये करा दिया, वो करा दिया, सर मैंने ऐसे करा दिया, सब ठीक, और बच्चा करता भी है, सीरियसली बच्चा करता है, लेकिन 1 सेकंड बच्चा मुझे आई कांटेक्ट नहीं दे रहा, वो बैठ नहीं रहा, तो क्या फायदा ये सब करवा के? पेरेंट्स, आई होप ये चीज आप लोगों को समझ आई हो। थेरेपिस्ट के साथ बैठिए, बच्चे को समझिए, आप पहले बच्चे को समझो, थेरेपिस्ट के साथ बैठो, बेस को मत छोड़िए, बेस को मत छोड़िए, ये दोनों चीजें आपके बच्चे का बेस है। लगे रहिए, कई साल लग जाएंगे आपको, अगर आप इसको स्ट्रॉन्ग करोगे आगे की जर्नी इजी हो जाएगी। आई होप ये वीडियो शायद सेंस बनाएगी आप लोगों के लिए, एंड प्रोफेशनल्स भी बहुत फॉलो कर रहे हैं उनके लिए। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, बाकी भी दीजिए, बिकॉज कई पेरेंट्स हैं जो रीच नहीं कर पा रहे हैं, जो स्मॉल टाउन से हैं, जिनको कुछ पता ही नहीं है। आप अगर एक बच्चे की हेल्प करेंगे तो शायद आप पूरी सोसाइटी की हेल्प करेंगे। सो प्लीज़ कीप वॉचिंग, ऐसी ही और वीडियोस मैं लेकर आऊँगा आप लोगों के लिए।
थैंक यू।